नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने 85% का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा चल रही है। फिलॉसफी हमने फिलोसफर हो गया, उत्तराखंड का जीएस जीके जाना, ठीक है। हमने हिस्ट्री की 2 वीडियो जान ली है, जिसमें हमने क्या एशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जाना। आईसीटी के सेशन को हमने कंप्लीट किया और जो एजुकेशन से संबंधित विभिन्न आयोग एवं नीतियों के बारे में चर्चा परिचर्चा हमने कर ली है। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं शिक्षण की नवीन कार्यनीतियां और व्यूह रचनाएं, ठीक है। न्यू स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग की हमने जो नवीन कार्यनीतियां बनी है शिक्षा में, ठीक है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। और समय पर वीडियो पाने के लिए, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल पे जो आप घंटे का बेल आइकन होता है उसे आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है यूके टीचिंग परीक्षा, उसमें भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और बाकी जैसे आप वीडियो अपलोड होगी तो टाइटल के नीचे मोर करके ऑप्शन आता है, ठीक है। मोर को ओपन करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आता है, वही में क्या टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और अपना क्या ये पीडीएफ का लिंक मैं अटैच कर दूंगा। आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जुड़ना है, अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है, निःशुल्क फ्री नोट्स चाहिए, फ्री वीडियो चाहिए और एक अच्छे लेवल तक आपको पहुंचना है, तो आज ही संलग्न हो जाइए। शिक्षण की नवीन कार्यनीतियां एवं व्यूह रचनाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो पहला आपका क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यूह रचना, ठीक है। इसका प्रारंभ किसने किया, तो एफ एक्सबोर्न ने किया, ठीक है। एफ एक्सबोर्न ने इसकी क्या की, इस जो आप जानते हैं जिसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यूह रचना, तो उसका प्रारंभ करते हैं एफ ऑक्सबोर्न करते हैं, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति या समस्या समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के विचार जानने का प्रयास किया जाता है। इस व्यूह रचना का प्रयोग उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास एवं सृजनात्मकता क्षमताओं की वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यूह रचना की स्थापना की, प्रारंभ किया, तो एफ ऑक्सबोर्न ने किया था, ठीक है। क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका महत्व है, इसका निर्माण क्यों किया गया, कि किसी विशेष परिस्थितियां समस्या समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस व्यूह रचना का प्रयोग उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास एवं सृजनात्मकता क्षमताओं की वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यूह रचना के गुण क्या क्या हैं, तो पहला गुण इसका क्या है, इसके द्वारा छात्र किसी प्रकरण या समस्या पर चिंतन व तर्क वितर्क करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार उनमें समस्या समाधान का गुण विकसित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसका तीसरा गुण है छात्रों में पारस्परिक सहयोग व भ्रातृत्व भाव की जागृति भावना उनमें उत्पन्न होता है, ठीक है। आप जानते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसकी सीमाओं में दिया गया है कि समूह के सदस्यों की मानसिक योग्यता, ज्ञान स्तर, रुचि आदि में भिन्नता होती है और तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, इस व्यूह रचना में छात्र परस्पर विरोधी विचारों में क्या उलझ जाते हैं, जिससे बहुत अधिक समय नष्ट होता है। तो इसकी क्या है, ये सीमाएं हैं। हमने क्या जाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यू के बारे में चर्चा परिचर्चा की, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ह्यूरिस्टिक नीति है, जिसे हिंदी में अन्वेषण विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसके प्रेरणा प्रतिपादक कौन है, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो ह्यूरिस्टिक नीति है, ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसे अन्वेषण विधि कहते हैं, किसने इसका प्रारंभ किया, इसके प्रेरणा प्रतिपादक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो, इन्होंने विज्ञान शिक्षण के लिए अन्वेषण नीति दी, विज्ञान के शिक्षण के लिए इन्होंने क्या, अन्वेषण नीति का क्या किया, प्रतिपादन किया था, ठीक है।
वहीं आगे बात करूं तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खोज करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज करना। यह स्वयं अन्वेषण करने की विधि है। यह क्या है? स्वयं अन्वेषण करने की विधि है। इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, जुड़ना है, ठीक है। ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग विधि हमने जाना। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता हमने बताया कि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। विज्ञान शिक्षण के लिए इन्होंने अन्वेषण नीति दी थी, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। ह्यूरिस्को से हुई है, बता दिया, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि वह विधि है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषक की स्थिति में ला देती है। विधियां जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है, उसे अन्वेषण विधि कहते हैं, ठीक है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार अन्वेषण विधि क्या है? अन्वेषण विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा सीखना चुनौतीपूर्ण स्थितियां जो समाधान चाहती हैं के सृजन द्वारा उद्दीपित होती है, ठीक है। वेस्टाओ के अनुसार, वेस्टाओ ने क्या बोला कि अन्वेषणात्मकता विधि अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। अन्वेषण विधि के सोपानों की बात करें तो इसमें कितने सोपान है? इसमें सोपानों की बात कर रहे हैं तो प्रथम सोपान में इसमें समस्या का कथन है, ठीक है। प्रथम सोपान में समस्या का कथन है। द्वितीय सोपान में क्या है? तथ्यों की खोज तथा निरीक्षण है। तृतीय सोपान में क्या है? परिकल्पनाओं का निर्माण है। और चतुर्थ सोपान में क्या है? परिकल्पनाओं का परीक्षण है। और पंचम सोपान में क्या है? निष्कर्ष है। 5 सोपान इसमें दिए गए हैं, जिसमें पहले में समस्या का कथन बताया, दूसरे में तथ्यों की खोज तथा निरीक्षण बताया, तीसरे में परिकल्पनाओं का निर्माण बताया, चौथे में परिकल्पनाओं का परीक्षण बताया और पांचवें में निष्कर्ष, ठीक है, अंतिम में निष्कर्ष बताया, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया के बारे में परिचर्चा करूं तो अन्वेषण विधि में एक शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्या रखता है, ठीक है। शिक्षक क्या करता है? अपने छात्रों के समक्ष क्या रख देता है? समस्या को रख देता है। उन्हें उसके लिए प्रेरित करता है कि छात्र उस समस्या से प्रेरित होकर उसका समाधान निकालने हेतु सक्रिय हो जाता है, ठीक है। शिक्षक क्या करेगा? अपने छात्र के सामने एक समस्या रख देगा और छात्र को उस समस्या से प्रेरित होकर उसका समाधान निकालने के लिए सक्रिय हो जाता है। छात्र समस्या से संबंधित तथ्यों को खोज करता है और सामग्री का निरीक्षण करता है तथा परिकल्पना का निर्माण करते हुए निष्कर्षों तक पहुंचता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया आप जान चुके हैं कि किस प्रकार इसकी प्रक्रिया है अन्वेषण विधि की, ठीक है। कि शिक्षक द्वारा छात्र के सम्मुख क्या रख दिया जाता है? समस्या रख दिया जाता है और समस्या को देखते हुए छात्र सक्रिय हो जाता है और समस्या से संबंधित तथ्यों की वो खोज करता है और सामग्री का क्या करता है? निरीक्षण करता है तथा परिकल्पना का निर्माण करते हुए निष्कर्षों तक पहुंचता है, ठीक है। तीसरा है आपका प्रोजेक्ट कार्य नीति, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य नीति के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य कौन है? किलपैट्रिक हैं। जॉन डीवी के शिष्य कौन है? किलपैट्रिक हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य नीति जॉन डीवी का भी नाम आता है, लेकिन इनके शिष्य कौन है? किलपैट्रिक थे, ठीक है। शिक्षण में इस विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह नीति बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इसका विकास शिक्षा के सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि कैसे होती है? अनुभव केंद्रित होती है। किलपैट्रिक महोदय ने क्या बोला कि प्रयोजना वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किलपैट्रिक ने बोला प्रयोजन नीति के सिद्धांत अगर बात करें तो इसमें उपयोगिता का सिद्धांत आता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है, उद्देश्य का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत हो गया, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत और आपका नेक्स्ट है अंतिम है तत्परता का सिद्धांत। इसके क्या है? प्रमुख सिद्धांत हैं उपयोगिता, क्रियाशीलता, उद्देश्य, वास्तविकता, स्वतंत्रता, सामाजिक, करके सीखना और तत्परता का सिद्धांत, ठीक है। प्रयोजना के पदों की बात करें तो 4 पदों में इसे विभाजित किया गया है। समस्या का चयन होता है, ठीक है। समस्या के चयन के आधार पर योजना तैयार की जाती है और उसके बाद कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है और अंतिम में क्या होती है? अंतिम में मूल्यांकन होता है, ठीक है। अंतिम में मूल्यांकन होता है। प्रयोजना की क्या है? प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहला है निर्माण संबंधी परियोजना, ठीक है। दूसरा है निरीक्षण संबंधी परियोजना,
तीसरा है संग्रह संबंधी परियोजना, चौथा है पहचान संबंधी परियोजना, पांचवा है शल्य कार्य संबंधी परियोजना, छठा आपका समस्यात्मक परियोजना है, सातवां आपका क्या उपभोक्ता परियोजना है। ठीक है, चौथा आपका आ जाता है दत्त कार्य नीति के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। दत्त कार्य नीति, ठीक है, तो इसमें क्या चीजें सम्मिलित हैं, तो अगर बात करें दत्त कार्य नीति की, तो दत्त कार्य नीति भी एक प्रमुख शिक्षण विधि है। यह नीति शिक्षकों द्वारा सभी विषयों में अपनाई जाती है। दत्त कार्य नीति में शिक्षण के सैद्धांतिक, प्रदर्शन तथा प्रायोगिक तीन पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है दत्त कार्य नीति। ठीक है, लियोनार्ड एम डगलस के अनुसार क्या बोलते हैं, दत्त कार्य छोटे, लंबे, विशेष, सामान्य, भिन्न, कठिन, सरल आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पाठ, इकाई आदि से विद्यालय से पूरे वर्ष रहता है। ठीक है, दूसरा है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार दत्त कार्य वह कार्य है जो कक्षा अथवा छात्रों को निर्धारित किया जाता है। दत्त कार्य क्या है, किसके अनुसार, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार दत्त कार्य वह कार्य है जो कक्षा अथवा छात्रों को निर्धारित करता है। ठीक है, दत्त कार्य के नीति के उद्देश्य और सिद्धांतों की बात करें तो दत्त कार्य शिक्षक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर देता है। पहला है अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चौथा करके सीखने का सिद्धांत, पांचवा ग्रहणता का सिद्धांत है। ठीक है, इसके प्रकार कितने हैं, दो प्रकार का होता है दत्त कार्य। ठीक है, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ठीक है, मौखिक और लिखित होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पांचवा आपका है ट्यूटोरियल नीति। ट्यूटोरियल नीति क्या है, तो ट्यूटोरियल नीति को प्रभुत्ववादी तथा प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार की शिक्षण नीतियों में शामिल किया जा सकता है। यह काफी हद तक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्याख्यान पद्धति भी इसका क्या सहारा लेती है। ठीक है, ट्यूटोरियल नीति छात्रों को दिया जाने वाला क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके उनका शिक्षण करता है, जिसमें से छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो सके, और उसका विभाजित करके उनका क्या किया जाता है, शिक्षण करता है, उनका विभाजन किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। यह प्रभुत्ववादी नीति इसलिए है क्योंकि इसमें एक शिक्षक के नियंत्रण में कुछ छात्र होते हैं। यह प्रजातांत्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, कमियों, कठिनाइयों आदि का ध्यान रखकर शिक्षण किया जाता है तथा उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देखो ट्यूटोरियल नीति के सिद्धांत क्या है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पहला है, दूसरा क्या है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है शैक्षिक निर्देशन का सिद्धांत, चौथा है कक्षा के मध्य पारस्परिक संबंध बनाए रखना। ठीक है, इसके ये क्या है, सिद्धांत हैं। इसके प्रकारों की बात करें तो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रकार है क्या है, निरीक्षणात्मक ट्यूटोरियल हो गया, दूसरा प्रकार सामूहिक हो गया। ठीक है, तीसरा प्रकार आपका क्या, प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल हो गया, ट्यूटोरियल हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या प्रमुख नवीन शिक्षण क्या व्यू रचनाओं के बारे में परिचर्चा की है। अब कुछ महत्वपूर्ण और आपके लिए होगा जिसमें हम शिक्षण के स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो क्या है, सभी शिक्षण उद्देश्य अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। हर स्कूल में शिक्षण के कई स्तर होते हैं, प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पाठ्य वस्तु का शिक्षण किया जाता है, हर स्तर का पाठ्यक्रम अलग होता है, हर स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं, हर स्तर पर विभिन्न प्रकार की शिक्षण क्रियाओं को भिन्न भिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी शिक्षण अधिगम में तीन प्रमुख स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये तीन क्या है, पहला स्मृति स्तर है, दूसरा बौद्ध स्तर है, तीसरा चिंतन स्तर है। ठीक है, जो स्मृति स्तर है ये क्या होता है, बताओ मुझे, ये क्या होता है स्मृति स्तर, ये विचारहीन होता है। ठीक है, बौद्ध स्तर क्या होता है, विचार युक्त होता है, और चिंतन स्तर क्या होता है, ये अति विचार युक्त होता है। ठीक है, चिंतन स्तर क्या होता है, अति विचार युक्त होता है। ठीक है, और बौद्ध स्तर क्या होता है, विचार युक्त होता है, और आपका पहला है स्मृति स्तर, ये क्या होता है, विचारहीन होता है। ये अधिगम प्रक्रिया के तीन स्तर है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का स्तर नहीं है, तो आपको 4 दे देगा, उसमें से आपको नहीं छांटना है। ठीक है, तो पहला आपका स्मृति स्तर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यह शिक्षण रटने के सिद्धांतों पर आधारित होता है।
स्मृति केवल एक मानसिक योग्यता है जो प्रायतः सभी प्राणियों में होती है। इस स्तर का शिक्षण सबसे निम्न कोटि का होता है। ठीक है, इसमें छात्रों के समक्ष तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, नियमों के रूप में जो ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है उसे वो केवल रटते हैं और रटकर अपनी स्मृति में संचित करने का प्रयास करते हैं। अतः इस स्तर पर ज्ञान स्थायी नहीं होता है। किसी देखी, सुनी या सीखी हुई वस्तु, बात, सूचना आदि को याद करना ही क्या स्मृति कहलाती है। ठीक है, आइए जानते हैं स्मृति की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो J.S. रॉस के अनुसार उन्होंने क्या बोला, स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभव की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट समझा जाता है। ठीक है, स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे वो पहले हुए थे। ठीक है, वुडवर्थ क्या बोलते हैं, सीखे हुए अनुभव का सीधा उपयोग करना ही क्या है, स्मृति है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि सीखे हुए अनुभव का सीधा उपयोग करना ही क्या है, स्मृति है। ठीक है, स्मृति की अवस्थाएं जाने तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अधिगम हो गया, धारणा करना हो गया, प्रत्यास्मरण हो गया, पहचान हो गया। ये क्या है, स्मृति की 4 अवस्थाएं हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान की बात करूं तो इसका प्रतिमान प्रवर्तक प्रसिद्ध शिक्षाविद हर्बर्ट ने किया था। इस प्रतिमान के निम्न सोपान होते हैं। पहला उद्देश्य हो गया, दूसरा संरचना हो गया, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा आपका मूल्यांकन हो गया। ठीक है, स्मृति हमने स्तर जान लिया। अब जानते हैं बौद्ध स्तर का शिक्षण। ठीक है, तो बौद्ध शब्द का अर्थ होता है किसी परिस्थिति में तत्वों के बीच संबंध देखना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ को समझना आदि। इस प्रकार यह अनेकार्थी शब्द है, अतः सबसे पहले इसके शब्दकोशीय अर्थों पर दृष्टिपात करना उचित प्रतीत होता है जो निम्न है। ठीक है, अर्थ को समझना, विचार को ग्रहण करना, अर्थ की व्याख्या करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पूर्ण रूप से परिचित होना, शब्द या संप्रत्यय की प्रवृत्तियां, विशेषताओं को स्पष्ट व्याख्या करना। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है किसी तथ्य के रूप में स्पष्ट तौर पर ग्रहण करना, अनुभव करना। शिक्षा के साथ साथ मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द बोध को जिस रूप में स्वीकार किया जाता है उसका अर्थ निम्न रूप में स्पष्ट किया जाता है। बोध को तथ्य को प्रयोग करने के उपकरण के रूप में देखना, बोध संबंध को देखने के रूप में हो गया, बोध को दोनों ही संबंध और उपकरण प्रयोग में देखना हो गया। बोध क्या है, सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि है। ठीक है, बोध के प्रकार की बात करें तो पूर्ण बोध हो गया, सत्य बोध हो गया, क्रियात्मक बोध। 3 प्रकार का बोध, पूर्ण, सत्य और क्रियात्मक। ठीक है, बोध स्तर के प्रतिमानों की बात करूं तो ये क्या होते हैं, इस शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय कौन, मॉरिसन को जाता है, अथवा इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है, बौद्ध स्तर, स्मृति स्तर और तीसरा आपका क्या था, चिंतन स्तर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो बौद्ध स्तर का प्रतिमान है इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। इस प्रतिमान में 4 पक्ष होते हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमने नवीन शिक्षण व्यू रचनाएं जाना और शिक्षण लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में परिचर्चा कर ली है। इंपोर्टेंट वीडियो है, जुड़ जाना है और उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव है। बाकी PDF में यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जब वीडियो अपलोड होगी आपके लिए, उसके नीचे मोर ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन होता है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री और निःशुल्क है। और वीडियो को समय पर पाने के लिए, कब हमारी वीडियो आती हैं उसके लिए क्या, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल पे क्या है, बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको समय पर सारी वीडियो मिल जाएंगी और 30 जून तक आप क्या कर पाओगे, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। थैंक यू सो मच।